देखिए, जो कॉलेजियम व्यवस्था है कि संविधान में शुरू से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। सरकार की भूमिका सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को नियुक्त करने में रही है हमेशा से, ऐसी बात नहीं है कि नहीं रही है। लेकिन जब इंदिरा गांधी 1973 में सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अपने मन से नियुक्ति कर देती हैं, इस तरह से सरकार का हस्तक्षेप होना न्यायपालिका में उचित नहीं है। ऊपर से इमरजेंसी, तो ये लेके कि भाई अगर सरकार न्यायपालिका के मामले में इतना हस्तक्षेप करे कि उसके ऑर्डर का हो जाए कि उसको किसको मुख्य न्यायाधीश बनाना है, तो इस तरीके से जो भारतीय नागरिकों की राइट्स का संरक्षण करने वाली जो संस्था है वो क्या पड़ जाएगी, कमजोर पड़ जाएगी और सरकार के एजेंडे का हमेशा क्या हो जाएगी, शिकार हो जाएगी। इससे तो इसको बचाना जरूरी था। बात समझे? तो एक जजेज केस कहा जाता है, ठीक है, जुडिशियरी केस, जो 3 आए थे। एक 1981 में आया था, एक 1993 में और एक 1998 में आया था। तो 1981 में जब आया जजेज केस फर्स्ट, ठीक है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का यही निर्णय था कि सरकार की भूमिका रहेगी और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो निर्णय है उसको सर्वोच्च नहीं माना जाएगा, उसको सरकार के सलाह को भी, है ना, मानना होगा। और जहां तक हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश का सलाह, तो उसको भी मिला के समन्वय स्थापित करके हम जजों की क्या करेंगे, नियुक्ति करेंगे। लेकिन 1991 93 में 9 जजों के बेंच ने ये फाइनली अनुमति दिया कि नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी सर्वोच्चता थोड़ी स्थापित कर दी। उसने किया क्या कि एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है, और बाकी 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, यानी 5 लोग ही तय कर सकेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश कौन होगा, हाई कोर्ट के न्यायाधीश कौन होंगे, ठीक है। आप देखिए कभी कभी वकीलों को भी अनुभव के आधार पर डायरेक्ट हाई कोर्ट का क्या बना दिया जाता है, जज बना दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का जज किसको बनाइएगा, हाई कोर्ट के ही जज को आप सुप्रीम कोर्ट का जज बनाइएगा, ठीक है। तो ये 5 लोग निर्णय, उसमें भी सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी बात क्या होगी, सर्वोच्च होगी। 1998 में आके आपने कुछ खास बदलाव नहीं किया, बस इतना किया कि भाई इनकी सर्वोच्चता में सरकार की भी, अगर मान लीजिए अगर चाहे राष्ट्रपति का जो सलाह है या राष्ट्रपति का अनुशंसा क्या होगा, मान्य होगा। यानी कि आप जो लेंगे निर्णय वो फाइनली कौन नियुक्त करेगा, राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति जो नियुक्त करेगा, इनके सलाह को आप ऐसा कुछ बना दिए कि उसकी सहमति नहीं, उसकी आपने बाध्यता बना दिया कि भाई राष्ट्रपति जो है जो नियुक्त करेंगे इसी कॉलेजियम के अनुशंसा पर नियुक्त करेंगे, ठीक है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं राष्ट्रपति कॉलेजियम, अब राष्ट्रपति का काम क्या है, सरकार की अनुशंसा पे काम करने का, मंत्रिपरिषद की सलाह पे वो काम करते हैं। और यहाँ न्यायाधीश हम किसकी सलाह पे नियुक्त करेंगे, कॉलेजियम की। कॉलेजियम क्या है, वो एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठतम जज, यानी 5 लोग ये तय करेंगे कि जज कौन बनेगा। विवाद यहां पे खड़ा हुआ। अब यहां से सिस्टम में एक कल्चर आया जिसको बोलते हैं अंकल कल्चर। अंकल कल्चर, भाई भतीजा वाद। यानी कि ये जज हो सकता है कि अपने किसी खास मित्रगण को या किसी खास करीबी को, है ना, सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का क्या बना दे, जज बना दे फाइनली। हो सकता है कि, अरे आप देखिएगा कि जज का बेटा जजे बन जाता है और डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाता है, नहीं, लेकिन कलेक्टर के बेटा गारंटी नहीं है कि कलेक्टर बनबे करेगा। सुने हैं कि नहीं सुने हैं सब? तो जजों की नियुक्ति में जो ये प्रोसेस है, अगर कोई जज बना हुआ है तो उसकी पहुंच तो इतनी हो जाती है ना, कि भाई भतीजावाद के कल्चर को अमली जामा पहनाया जा सकता है फाइनली। बट जिन अंदर अगर चाहे तो वहां से आप लोग बैठ सकते हैं, सीट खाली है। तो अंकल कल्चर क्यों समझ में आ रहा है? अंकल कल्चर इसलिए
कि मेन एक ही व्यक्ति निर्णय लेगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य जज, और उनके जो निर्णय होंगे क्या होंगे, मान्य होंगे। सरकार का भी सलाह है, लेकिन फाइनली सुप्रीम कोर्ट का ही जो निर्णय क्या होगा, जज का मान्य होगा। तो सरकार के सलाह के कौन चीज के फायदा, और बाकी 4 जज हैं उनका भी कोई वैल्यू नहीं होगा। फाइनली अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बता दिया कि नहीं इसको ओके कीजिए, तो बस आपको ओके करना होगा। इन 4 जजों को भी तकलीफ है जो अन्य होंगे। तो यहां से अंकल कल्चर का सिस्टम क्या हो जाता है, 1993 से शुरू हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो कॉलेजियम सिस्टम में इतनी संभावनाएं थी कि भाई भतीजावाद को न्यायपालिका के अंदर स्थापित किया जा सकता था, जबकि न्यायपालिका भारत में भारतीय नागरिकों की अधिकारों की सर्वोच्च संरक्षक है। हमारे देश में एक सर्वोच्च संस्थान भी है, न्यायपालिका सर्वोच्च संस्था। अमेरिका में न्यायपालिका अमेरिका की सर्वोच्च संस्था है। कानून बनाने का काम संसद का है। एक बात यहां आता है कि क्या न्यायपालिका अपने लिए कानून बना सकती है? एक तरह से ये अपने लिए कानून बनाना हुआ कि न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा। कानून बनाने का अधिकार कौन है, किसको है? संसद को है ना। कानून बनाने, विधि बनाने की सर्वोच्च संस्था कौन है? संसद है। तो क्या न्यायपालिका अपने लिए कोई कानून बना सकती है? तो क्या विवाद है कॉलेजियम सिस्टम में? कॉलेजियम बस इतना ही है, एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के। जज कौन होंगे? हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के, इसका निर्णय लेता है। ठीक है। उसमें कभी कभी वो भाई भतीजावाद का भी क्या हो सकता है, शिकार हो सकता है। ये संभावना है। विवाद कब से शुरू होता है? अब 2014 तक तो चलबे करता है, सब कुछ ठीक ठाक। अब 2015 में एक एनडीए की सरकार जब आती है, 2014 में सरकार आती है, तो मोदी जी आते ही 2014 में एक संशोधन करते हैं, 99वां संविधान संशोधन। ये संशोधन जो है आपको एनजेएसी नेशनल जुडिशियरी अपॉइंटमेंट इसको कमीशन, ठीक है, नेशनल जुडिशियरी अपॉइंटमेंट कमीशन, नेशनल जुडिशियरी अपॉइंटमेंट कमीशन नाम का एक अधिनियम लाते हैं। ठीक है। और यहां से विवाद क्या हो जाता है, यहां से विवाद शुरू नहीं होता है, उसका काम कानून बनाना है। और 2015 में सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द कर देती है, ये कहते हुए कि कहीं ना कहीं ये जो बिल है, ये जो अधिनियम है, ये जो कानून है, ये भारतीय संविधान के मौलिक संरचना को क्या करता है, कहीं ना कहीं उल्लंघन करता है। इस वजह से इस कानून को क्या करेंगे, हम रद्द करेंगे। तो क्या करना है कि जो मोदी जी का जो एनजेएसी था, वो मामला क्या था, पहले लिख लीजिए, लिख लीजिए। एनडीए सरकार 2014 99वां संशोधन। एनडीए 2014 99वां संशोधन एक्ट है, यानी कमीशन है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। एनजेएसी शॉर्ट में। अब ये जो एनजेएसी है, एनजेएसी आपने 1993 में 9 जजों के बेंच ने कॉलेजियम सिस्टम का व्यवस्था कर दिया। 1998 आते आते सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज ये फैसला करने लगे कि भैया कि कौन न्यायाधीश बनेगा, कौन नहीं बनेगा, किसका ट्रांसफर किधर करना है, नहीं करना है। हाई कोर्ट के भी जज बनाने हैं, तो औपचारिक राज्यपाल से आपको क्या लेना है, सलाह लेना है बस। ठीक है। या फिर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से आपको थोड़ा सलाह ले लेना है। लेकिन सर्वोच्च फैसला किसके हाथों में चला गया? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के हाथों में, या उसके
मुख्य न्यायाधीश या फिर 4 अन्य जजों के हाथों में। तो इससे सरकार को लगा कि इससे भाई भतीजावाद या फिर इससे एक खास प्रकार का कल्चर का क्या हो जाएगा, निर्माण होगा, जिसमें परिवारवाद क्या हो सकता है, शामिल हो सकता है। तो उसने उसमें सुधार के लिए एनजेएसी व्यवस्था लेकर आई और उस व्यवस्था के अनुसार, ये क्या व्यवस्था था लिख लीजिए, कॉलेजियम की जगह इसके प्रावधान के अनुसार, कॉलेजियम की जगह, कॉलेजियम की जगह इसके प्रावधानों के अनुसार, किसके प्रावधान के अनुसार, एनजेएसी के अनुसार, एनजेएसी के अनुसार क्या प्रावधान किया था तो संशोधन में, तो पहला तो 6 लोगों का प्रावधान था। पहले कितने लोगों का प्रावधान है, पहले कॉलेजियम में कितने लोगों का, 5, और जो सरकार संशोधन करके ला रही है कानून एनजेएसी, उसमें कितने लोगों का प्रावधान किया, माने कि जो कॉलेजियम पैनल जजों की नियुक्ति करती है, अब उसके जगह पे दूसरा पैनल बना रहा है सरकार। वो पैनल नहीं, हम जो पैनल बना रहे हैं वो पैनल क्या करेगी, जज की नियुक्ति करेगी। यानी कॉलेजियम सिस्टम को खत्म कीजिए और हम जो नया पैनल बना के दे रहे हैं वो पैनल जजों की क्या करेगी, नियुक्ति करेगी। और हम जो नया वाला पैनल बना रहे हैं उसमें 6 लोग होंगे। कौन कौन लोग होंगे, 6 लोगों में एक तो सीजेआई होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दूसरा केंद्रीय कानून मंत्री, केंद्रीय कानून, अभी रिजिजू साहब हैं, रेजिजू, केंद्रीय कानून मंत्री। तीसरा सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम सदस्य, सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम सदस्य, कितने हो गए जी, 3 4 को न हुआ, 2 को वरिष्ठतम और सीजेआई और कानून मंत्री 4, 2 विशेषज्ञ अलग से, 2 विशेषज्ञ और 2 विशेषज्ञ, अब मिला के 6 को हो गया। ये जो विशेषज्ञ होंगे उनके साथ क्या होगा, ब्रैकेट में लिख ले, हर 3 साल पे बदले जाएंगे, ये हर 3 साल पर बदले जाएंगे। और इनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो पीएम, प्रधानमंत्री, प्रतिपक्ष के नेता, ये जो 2 सदस्य हैं विशेषज्ञ, प्रधानमंत्री होंगे उनकी नियुक्ति में, प्रधानमंत्री, प्रतिपक्ष के नेता, जो विपक्ष के नेता है वो, प्लस सीजेआई, पीएम, प्रतिपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कोई खराब नहीं था ग्रुप। यहां तक कोई आपको लगता है कि पैनल में क्या चेंज आया है, बस पहले वाला जो कॉलेजियम पैनल था, जजों की नियुक्ति में ये खामियां दिखाई दी कि शायद इससे अंकल कल्चर क्या है, बन रहा है, उसको ब्रेक करने के लिए, पारदर्शिता की क्या है उसमें कमी है, उसको ब्रेक करने के लिए आप 2014 में एनजेएसी लाते हैं। उसके प्रावधान आप ये देते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक पैनल बनेगा, जिसमें एक अलग पैनल बनेगा जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, एक कानून मंत्री होगा, सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम सदस्य होंगे और 2 विशेषज्ञ होंगे। 6 लोगों का पैनल बनेगा, 6 लोगों का, ठीक है। और ये जो 2 लोग होंगे वो 3 साल पे क्या होंगे, बदले जाएंगे। और इन 2 लोगों की जो इस पैनल में नियुक्ति करेंगे वो प्रधानमंत्री, प्रतिपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसमें क्या विवाद का विषय है, यहां आपको लगता है कि सरकार का कोई हस्तक्षेप है, यहां तक नहीं लगता है। लेकिन इसके आगे की बात, इसमें एक और बात थी, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आगे बात है कि संसद को, इसके अनुसार, एनजेएसी के अनुसार, संसद को यह अधिकार होगा कि, यह अधिकार होगा कि भविष्य में, भविष्य में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति से जुड़े, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति से जुड़े नियम बना सकता है। हो गया ना खेल, कि जजों की नियुक्ति से जुड़े नियम बना सकता है।
इसका मतलब तो न्यायपालिका तो बेवकूफ नहीं है, वो तो समझ गई कि जब भविष्य में आप कानून बना सकते हैं तो इसका मतलब ये जो पैनल बनाए हैं कभी भी क्या कर सकते हैं आप, बदल सकते हैं, भंग कर सकते हैं। यहां पे फिर इसी वजह से कनेक्टेड एरो देके लिख लीजिए कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी रद्द कर दिया। एनजेएसी रद्द कर दिया। अब समझिए बात को। अब एनजेएसी रद्द हो गया, कारण समझ ही रहे हैं आप। और रद्द किसी भी कानून, किसी भी अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकती है अगर उसको लगेगा कि संविधान सम्मत नहीं है। तो संविधान सम्मत नहीं है, उसको लगा कि कहीं ना कहीं भारतीय संविधान की मौलिक संरचना के साथ ये क्या है, छेड़छाड़, इसका रद्द कर दीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट मोदी जी के बनाया हुआ अधिनियम रद्द कर देती है तो मोदी जी के तो व्यक्तित्व पे, उनके पावर पे भी एक प्रश्न चिन्ह है। हमको कभी कभी लगता है कि मोदी जी आते ही सुप्रीम कोर्ट पे ध्यान देने के शुरू कर दिए थे। पावर को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि इतने उनको अधिनियम लाने थे भविष्य में, और ले दे के सारा अधिनियम का लोच कहां फंसता है, सुप्रीम कोर्ट पे। तो पहले ही अगर वो मेरे कंट्रोल में आ जाए तो भारत में बहुत सारी चीजें उनके अनुकूल बहुत सही तरीके से होती चली जाती, शायद हो सकता है। और कोई भी पावर में रहता है तो चाहता है कि हर जगह पे मेरा क्या हो, नियंत्रण हो। ये होता है, तो वो भी तो मोदी जी शायद उस टाइप से सोच रहे हो। एनजेएसी में अभी तक तो लग नहीं रहा है ऐसा, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि भविष्य में हम चाहेंगे तो इसमें सुधार कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट क्या रिस्क लेती इसको, उसको सीधे क्या आई और रद्द कर दी। लेकिन यहीं से विवाद खड़ा हो गया। हाल ही में नवंबर में अभी आपके कानून मंत्री कौन है, क्या, किरण रिजेजू। तो जो किरण रेजेजू हैं, रिजिजू हैं, ठीक है, रिजिजू, इन्होंने कहा कि ये जो कॉलेजियम व्यवस्था है, पैनल का तो विकल्प दे दिया था, वो पसंद आया नहीं सुप्रीम कोर्ट को। कॉलेजियम का व्यवस्था जो है एलियन है, क्या है, एलियन, बाहरी है, मतलब संविधान से बाहर। कहीं भी कॉलेजियम व्यवस्था का संविधान में चर्चा नहीं है। कहीं कहीं तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मान लीजिए कि राज्यपाल के सलाह का है, लेकिन कॉलेजियम की व्यवस्था का कहीं भी संविधान में चर्चा नहीं है। तो कानून मंत्री ने कहा कि हमको कॉलेजियम व्यवस्था टोटली एलियंस जैसा लगता है, बाहरी चीज जिसका कोई संविधान में कहीं कोई चर्चा नहीं है, उसमें सुप्रीम कोर्ट अपने मन से अपने लिए कानून बना देते। तो हम संसद भवन के कानून मंत्री क्यों, हम हम सांसद क्यों हैं, संसद भवन क्यों है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने लिए स्वयं कानून बनाती है। अगर कॉलेजियम व्यवस्था लागू कर दिया गया है तो एक तरह से ये भी एक कानून व्यवस्था हुआ ना, अधिनियम द्वारा पारित कानून को आप रद्द कर देते हैं, और जिसका कोई संविधान में चर्चा नहीं है उसको आप बहुत सालों से क्या किए हुए हैं, स्थापित किए हुए हैं। तो इतनी बड़ी संवैधानिक संस्था जो लोगों के अधिकारों की रक्षा करती है, ठीक है, वो उसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। कब किसको जज बना दिया जाएगा कोई नहीं जानता है, ठीक है, कौन किसके पसंद का जज बनेगा, तो वहां भी तो पारदर्शिता की कमी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार हस्तक्षेप कर रही है, ठीक है, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हम बस ये कह रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि अपने लिए, अपनी नियुक्ति के लिए कानून बनाए? क्या आपके संविधान में ऐसा अधिकार है? नहीं। तो इसमें तो बात होनी चाहिए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में कुछ चंद सवाल हम सिलेक्ट करके लाए हैं। एक तो क्या है कॉलेजियम व्यवस्था, वो तो क्लियर हो गया आपका, ठीक है। ये कैसे काम करती है अभी भी क्लियर हुआ हुआ ना, कैसे काम करती है? तो भैया एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, 4 अन्य वरिष्ठतम, ये लोग मिलकर फैसला करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के कौन जज होगा। नहीं, पूरा परीक्षा तो है नहीं, वकीलों को डायरेक्ट क्या किया जा सकता है,
जज बनाया जा सकता है। तीसरा, उसको लेकर सरकार की आपत्तियां क्या है? आपत्तियां बस यही है कि पारदर्शी नहीं है और भाई भतीजावाद, अंकल कल्चर का क्या हो रहा है, बढ़ावा मिल रहा है यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से कह दे या कोई विद्वान ये कह दे कि ऐसा है कि जजों के लिए इस तरह का बात कहना उचित नहीं है ना? इतना नहीं सोचते होंगे कि वो नियुक्ति के समय भाई भतीजावाद जैसा बात संकल्पना दिमाग में लाकर, क्या बात बोली, सवाल है तो पूछ लीजिए, बात इस तरह का भाई भतीजा वाला सवाल दिमाग में लाकर वो जजों की नियुक्ति करेंगे। ठीक है, अरे बड़े बड़े लोग जो है ना अपने बच्चों को इतना योग्य बना देते हैं कि अगर आप उसे नियुक्त कर भी दिए जज पद पे तो कोई सवाल खड़ा नहीं होगा। आप कतनो नियम बनाए हुए हैं कि आपका बच्चा उस अदालत में प्रैक्टिस नहीं करेगा जिसमें आपके चाचा, आपके पापा, आपके बुआ, आपकी फूआ, आपके फूफा, है ना, जज हैं, वहां पे वो प्रैक्टिस नहीं करेगा, मानते हैं इस बात को। लेकिन नियुक्ति तो हम कहीं से उठा के कर सकते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में हैं, हम जयपुर के किसी वकील को, हाई कोर्ट के वकील को 10 साल एक्सपीरियंस हो तो वकील उसको क्या कर सकते हैं, जज बना सकते हैं, हाई कोर्ट का भी बना सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी बना सकते हैं। तो ये तो हो सकता है ना। आपने सिर्फ ये कहा है कि कोई भी रिलेशन का रक्त संबंधी उस अदालत में प्रैक्टिस नहीं करेगा, उस कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करेगा जिस कोर्ट में उसके घर और परिवार से कोई जज हो। नियुक्ति में तो ऐसा व्यवस्था नहीं है। वो जिससे प्रेरित होगा, प्रेरित क्या होगा, अभी तो क्वालिटी से लोग कम प्रेरित होते हैं, रिलेशन से ज्यादा प्रेरित होते हैं, उसी को नियुक्त कर देंगे। तो सरकार का भी सवाल खड़ा करना कि कॉलेजियम में वो पारदर्शिता नहीं है, उसमें पारदर्शिता आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें भी देखिए पक्ष के भी नेता हैं और विपक्ष के भी नेता हैं, ठीक है। लेकिन एक सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए बिना मतलब के न्यायपालिका में? और सरकार इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही है, इसको भी बताएंगे। सरकार की पसंद वाली व्यवस्था की क्या खामियां हो सकती है? सरकार वाली सरकार की जो पसंद वाली व्यवस्था है जो हमने अभी आपको बताया, उसमें तो सबसे बड़ी खामी यही है कि भविष्य में जॉब चाहेंगे, जॉब व्यवस्था अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो कल को क्या गारंटी है कि सरकार न्यायपालिका पे अपना नियंत्रण स्थापित कर ले? अगर न्यायपालिका पे सरकार अपनी नियंत्रण स्थापित कर लेगी तो भारत की जनता का क्या भविष्य होगा? 1.5 अरब जनसंख्या है अपने देश का, है ना, जिसके अधिकारों की रक्षा का केवल जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के पास है और हमारे अधिकार सिर्फ छीने जा सकते हैं तो वो सरकार के द्वारा नहीं। हमारी मौलिक अधिकार पर अगर कोई फर्क पड़ेगा तो किसके द्वारा पड़ेगा? सरकार के द्वारा फर्क पड़ सकता है। आपको जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो सरकार के विरुद्ध दिए गए हैं, सरकार के विरुद्ध। आप देखिएगा भारत में आप पे नियंत्रण करने वाला कानून तुरंत लागू होता है। आपने जुवेनाइल जस्टिस का नाम सुना होगा, जिसमें निर्भया हुआ था, उसके बाद तुरंत चर्चा हो गया कि बच्चे का उम्र 16 वर्ष था, जो रेपिस्ट था, जो रेप किया था, या उसका कम उम्र होने की वजह से उसको सजा नहीं मिली। लेकिन अपराधी तो बहुत जघन्य था, अपराध तो बड़ी जघन्य था। तो हमारे संविधान में डबल ये उसको क्या बोलते हैं, एक्स लॉ फैक्टो का प्रावधान है, जिसमें किसी गुनहगार को कानून बनाकर सजा नहीं दिया जा सकता है। कानून बनाने के बाद अगर कोई गुनाह करता है तभी सजा। आप तुम गलती कर दिए हो, हम कानून बनाएंगे तुमको जेल में ठूसेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। वो गलती कर दिया है, कानून बना के उसको जेल में नहीं ठूस सकते। कानून बनाने के बाद अब वो गलती करेगा तभी आप जेल में ठूस सकते हैं, उसको जेल में डाल सकते हैं, उसको विक्टिम बना सकते हैं। तो क्या जुवेनाइल जस्टिस के अंतर्गत 18 साल से उम्र घटा के आपने 16 वर्ष कर दिया, तो क्या उस व्यक्ति को सजा दिए आप? नहीं। अब जो कोई उस तरह की गलती करेगा तो आप उसे सजा देंगे। लेकिन जुवेनाइल जस्टिस को लेके जो संसद भवन में कानून बनाने का प्रक्रिया प्रारंभ हुआ, पास किया गया, इसको पास करने में देरी लगा। इससे नियंत्रण किस पे हो रहा है? आप पे हो रहा है, नहीं। लेकिन बलात्कार का मामला है, इस कारण से आपको बहुत अच्छा लगा।
मामला अब सिर्फ बलात्कार का नहीं रहा, अब चोरियों कीजिएगा तो जाइएगा, कौनों गलती में धराइएगा। इससे आप पे नियंत्रण बढ़ा या घटा? और आप पे नियंत्रण बढ़ाने वाला कानून लाने में सरकार को दिक्कत हुई क्या? किसी ने कोई रोक टोक किया क्या? तो आप पे नियंत्रण स्थापित करने वाला कोई कानून पास करना भारत में मुश्किल नहीं है। हर सरकार चाहती है कि जनता पे उसका क्या रहे, कमांड रहे। ये भ्रम में मत रहिएगा कि आपके अधिकारों की रक्षा करने वाली एकमात्र संस्था है वो है सुप्रीम कोर्ट। सरकार हमारी अधिकारों की रक्षा करेगी, है ना, इस बात की गारंटी नहीं, वो कभी भी तानाशाह हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट जैसी कोई संस्था ना हो तो। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका अलग अलग संस्था एक दूसरे से स्वतंत्र है और सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है और कोई किसी के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करके रखता है। आप ज्यादा सीमा का उल्लंघन कीजिएगा तो न्यायपालिका टोकेगी, न्यायपालिका सीमा का उल्लंघन करेगा तो कार्यपालिका टोकेगी, विधायिका टोकेगी। तो वही बात कहा जा रहा है कि विधायिका ये कह रही है कि क्या आप स्वयं के लिए कानून बनाइएगा, अपनी नियुक्ति हम कैसे करेंगे, हम ही कानून बनाएंगे, तो संसद भवन काहे कहती है। इसी को लेकर विवाद 2015 में रद्द हो गया, तो विवाद शुरू हो गया, ठीक है। और सरकार के पसंद वाली व्यवस्था में जो खामियां थी वो भी आप समझ चुके हैं कि क्या खामियां उसमें थी। क्या गारंटी है कि सरकार जो व्यवस्था लेकर आएगी उसमें पारदर्शिता रहेगी ही रहेगी? क्या गारंटी है कि वो आगे वो अपनी चीजों को चेंज नहीं करेंगे और धीरे धीरे न्यायपालिका पर नियंत्रण स्थापित नहीं करेंगे? और सरकार का नियंत्रण स्थापित होना न्यायपालिका पे देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भी सही नहीं है। देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए समय के लिए भी ये सही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखेंगे, जजों की नियुक्ति के विवाद क्या है, तो विवाद क्या था कि कॉलेजियम व्यवस्था में पारदर्शिता की क्या थी, कमी थी। एक, संविधान में कोई प्रॉपर नियम नहीं है। दो, तो एक प्रॉपर नियम बना के संसद के द्वारा, है ना, एक पारदर्शिता लाकर व्यवस्था की। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि सरकार द्वारा लाई गई व्यवस्था हर हाल में खराब ही है, हर हाल में खराबी मैं ये नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इससे पहले वाली जो कॉलेजियम व्यवस्था है वो कोनो बहुत बढ़िया नहीं है। अगर बहुत बढ़िया होता, पारदर्शिता होती, तो इतनी विवाद खड़ी ही नहीं होती। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो समस्या है, नहीं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या तो है, पारदर्शिता में कमी है, या फिर सरकार के नियत पे भी आप शक कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सरकार इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही है, ये आपको समझने की जरूरत है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्या न्यायिक स्वायत्तता पर अंकुश लगाने का प्रयास किए जा रहे हैं? अगर सरकार अपनी द्वारा, संसद द्वारा कानून बनाया जाएगा, न्यायपालिका में नियुक्ति किसकी और कैसे की जाएगी, तो क्या सरकार न्यायपालिका पर नियंत्रण स्थापित करना चाहिए? न्यायपालिका एक स्वायत्त बॉडी, ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है। तो अगर सरकार अपने तरीके से नियम और कानून बना के उस पर थोपेगी, तो क्या उसकी स्वायत्तता पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्या न्यायपालिका की स्वायत्तता पर प्रश्न चिन्ह लगाना जरूरी है? न्यायपालिका स्वतंत्र ही क्या है, सही है? ये सवाल है कि क्या सरकार का ये मनोदशा तो नहीं है, कहीं सरकार ये तो नहीं सोच रही है, क्या सरकार का नियत कहीं ये तो नहीं है कि हम न्यायपालिका पर की स्वायत्तता को क्या करें, थोड़ा कंट्रोल कर लें? और न्यायपालिका की स्वायत्तता अगर कंट्रोल में आती है तो ये भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्या न्यायिक प्रक्रिया को सच में ही सुधारों की जरूरत है? इन दोनों बातों में ध्यान देना है कि स्वायत्तता भी खत्म नहीं होनी चाहिए, और क्या न्यायिक प्रक्रिया को सच में ही सुधारों की जरूरत है, इन विषय पे बात करें। आपको पता है भारत में 80% मामले ऐसे हैं जिसमें, माने 80% केस ऐसे हैं जिसमें प्रतिपक्ष सरकार ही है। समझे कि नहीं समझे? जैसे दो मामलों में केस होता है, दो लोग होंगे तभी ना केस होगा, वर्सेस। तो 80% मामलों में सरकार की भूमिका अहम है। तो जहां सरकार ही 80% केस में इन्वॉल्व है, वो न्यायपालिका पर नियंत्रण चाहेगी कि नहीं चाहेगी? आप बताइए। 80% मामले,
आप समझ जाइए कि सुप्रीम कोर्ट के ऑटोनमस होने पर सरकार की 80% मामले ढर्रे के ढर्रे रह गए हैं। अगर उसका न्यायपालिका पर नियंत्रण होता तो ये 80% मामले 80% नहीं होते, सरकार अपने हिसाब से सॉर्ट आउट कर लिया होता। तो सरकार का सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम व्यवस्था में बार बार हस्तक्षेप करना इस बात को भी इंगित करता है कि सरकार 80% मामले में खुद ही केस में क्या है, इन्वॉल्व है, और उसकी जो प्रक्रिया है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की वजह से क्या हो रही है, बाधित हो रही है। तो बताइए कि सरकार, एक तो आपके लिए कभी उचित नहीं है कि स्वायत्तता पर क्या किया जाए, न्यायपालिका की स्वायत्तता अगर खंडित होती है तो इससे हम लोगों को दिक्कत है। और क्या न्यायिक प्रक्रिया को सच में सुधारों की आवश्यकता है, तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, कि संविधान को इतना कठोर नहीं होना चाहिए कि अगर हम कोई सुधार प्रक्रिया लेकर आए तो उसको समय के साथ बदल ना सके। तो मैं ये मानता हूं कि अगर प्रक्रिया में डाउट है तो बिल्कुल सुधार की आवश्यकता है, लेकिन सुधार की ऐसी प्रणाली न बनाया जाए जिससे कि हमारी सुप्रीम कोर्ट की ऑटोनोमस होने पर या उसकी स्वायत्तता पर कोई प्रश्न चिन्ह लगे। उसकी स्वायत्तता को मेंटेन करते हुए अगर कोई व्यवस्था लेकर आती है सरकार तो बिल्कुल उसको वेलकम करना चाहिए। यह भी सही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही नियुक्ति के लिए कानून बनाए, वो भी कहीं ना कहीं हमारे संविधान के नेचर के क्या है, विपरीत है। तो दोनों सरकार, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों एक साथ मिलकर इस समस्या को समाधान करें, तीनों का समन्वय स्थापित करते हुए इस समस्या का सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। सच में अगर सुधार की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से सुधार कोई खराब चीज नहीं होता, सुधार लेकर आइए, लेकिन ऐसी सुधार नहीं होनी चाहिए जिससे में उस संस्था को, जो संस्था हमारे अधिकारों की संरक्षक है, उसकी स्वायत्तता पर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह। ठीक है, कुछ बातें कॉलेजियम को लेके, ये बातें इतनी जो हमने आपके सामने बोर्ड पे रखी है, ये समझ में आई कि नहीं है? कॉलेजियम व्यवस्था क्या है, कोई कहाँ गया लड़का, समझ में आया कि नहीं कि निकल गया? कोई सवाल है? क्या है कॉलेजियम व्यवस्था, कैसे काम करती है, उसको लेकर सरकार की आपत्तियां क्या है, सरकार उसके बदले में कैसी व्यवस्था चाहती है, जो अपना 2015 में लेके आई थी एनजेएसी, सरकार की पसंद वाली व्यवस्था क्या हो सकती है और खामियां क्या हो सकती है उसमें, जजों की नियुक्ति के लेके विवाद क्या है, वो भी बातें हो गई, क्या न्यायिक स्वायत्तता पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है, इसमें भी हम संदेह नहीं कर सकते। मतलब कि हो सकता है कि सरकार चाहती हो कि न्यायपालिका पर मेरा क्या हो, नियंत्रण हो। अगर न्यायपालिका पर सरकार का नियंत्रण होगा तो न्यायपालिका की स्वायत्तता क्या होगी, खंडित होगी। क्या न्यायिक प्रक्रिया को सच में सुधारों की आवश्यकता है, तो सुधारों से हम इनकार नहीं कर सकते। हर दौर में, हर समय के साथ सुधार की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, हमारी न्यायपालिका में सच में सुधार की आवश्यकता है। लाखों करोड़ों केसेस ऐसी पेंडिंग पड़ी हुई है, एक एक केसेस के सुधार में कई वर्ष लग जा रहे हैं। हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में 50% सीटें जजों की नहीं भरी गई हैं, है ना। पूरे इंडिया में जजों की जो सीटें हैं, जितनी उनकी जरूरत है उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। निश्चित रूप से सुधार की क्या है, आवश्यकता है। समय के साथ सुधार से हम थोड़ी इनकार कर सकते हैं, हम लोग प्रगतिशील लोग हैं, सोच प्रगतिशील है, तो सुधारों से इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन हर सुधार प्रगतिशील ही हो, है ना, ये भी कोई जरूरी नहीं है। बात समझे? कल हम लोग पढ़ रहे थे कहीं किताब या कहीं लेख में कि पूरा विश्व लौटा मोटे अनाजों की तरफ, ऐसा कुछ था। पूरा विश्व लौटा किधर, मोटे अनाजों की तरफ। पैकेजिंग में हम लोग खाना खाते थे, या पैकेट वाली चीजें अगर हम आपको मकिया ला के दे दें, गेहूं ला के दे दें, तो आपको लगता था क्या, हटाओ यार, कौन सा आटा खाते हैं आप, आशीर्वाद का खाते हैं। नहीं, किसान कब आशीर्वाद का बीघा खरीदने लगा? ये मेरा खेत जो है ना, आशीर्वाद वाला खेत है, ये स्वास्तिक वाला खेत है हमारा। यहां से जो उपज होता है ना, वो स्वास्तिक गेहूं होता है, यहां से जो उपज होता है वो आशीर्वाद वाला होता है।
ऐसा कोई खेत है क्या दुनिया में? ऐसी कोई जमीन है? नहीं है। ऐसे आप थोड़े से आसकत के खल हो गए। आपको अब गेहूं धोना, पसारना, सुखाना, पिसवाने लेके जाना, ये अब आपको थोड़ा लेंदी लगने लगा। पैकेजिंग में है हर चीज। घर के आलू का चिप्स से ज्यादा बढ़िया आपको मार्केट का चिप्स हवा भरल जो मिलता है वो पसंद आने लगा। आप धीरे 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 इन चीजों के आदी हुए। बड़े बड़े कलाकारों के द्वारा ऐसी ऐसी कंपनियों का प्रचार किया गया, नहीं, और एक बहुत बड़ा बाजार क्रिएट किया गया। उस बाजार में ऐसी व्यवस्था का आलोचना नहीं किया जा सकता, नहीं तो बाजार पे क्या पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। नहीं, आलोचना करना भी उचित नहीं है। जितना हम उसकी बेनिफिट्स हो सकते हैं बताएंगे, जितने बेनिफिट्स हो सकते हैं वो बताए गए। और आप मार्केट में खरीदे चावल की पैकिंग, हर चीज ठीक है, पैकिंग से कोई एतराज नहीं है। लेकिन आज आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था को देखते हुए, गिरती स्वास्थ्य व्यवस्था को देखते हुए, पूरा WHO, पूरे विश्व की जो स्वास्थ्य संगठन है बैठकर फैसला करती है कि ये मोटे अनाजों से हम दूर होते चले गए। और एक अपने लिए ही, इस देश के लिए ही, पूरे पर्यावरण के लिए ही एक मुसीबत खड़ा कर दी है। क्या होता है कि वो एक बाजार बन चुका है, इनकम ऑफ सोर्स। उसकी आलोचना कैसे करेंगे आप? आलोचना नहीं कर सकते। आलोचना करेंगे तो करोड़ों अरबों के बिजनेस में क्या पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा। वहां तो काला को भी गोरा करके दिखाने की संकल्पना है, फेयर लवली लगा के। नहीं है, नहीं संकल्पना। अब कभी काला गोरा नहीं होगा सर। ईश्वर ने जो कलर बना के भेज दिया उसमें आप थोड़ा सा ग्लेजिंग फ्लेजिंग की आप प्रक्रिया कर सकते हैं। करिया होंगे तो करिए में चमक ला सकते हैं। आपकी चमड़ी गोरी नहीं हो पाएगी सर। नहीं, लेकिन विज्ञापन ऐसे दिखाता है कि जैसे लगता है कि रजनीकांत को भी गोर कर देगा वो। नहीं, संभव नहीं है। रजनीकांत किसी किसी सिनेमा में गोरे दिखाए गए हैं, लेकिन वो मेकअप होता होगा उस तरीके का। तो आज भी हर ले दे के एक दिन वहीं पे आ जाना है जहां से आप चले थे। गांव में शादी ब्याह होता है तो नया नया बहुरिया आती है। बहुरिया का मतलब कन्या। तो पूरा गांव देखने आता है, चले कन्या के देख के आते हैं गांव में। कन्या पहले तो भाई हम लोग देखते थे, चाची उची का याद पड़ता है ना। आते थे लोग गांव से, अब मुंह कैसे देखा था, घूंघट उठाया जाता था, अब आंख बंद करके, अब वो कहां पर रही है लड़की, है ना, कि कहीं आई है ना, फलना चाची आई है, फलना माई आई है गांव में। सास आके कहती थी कि तैयार हो जा, आवा ताड़ी देखे खाती। ठीक नू, लबर लबर मत करी हा। अब वो आंख बंद करके कन्या को याद है, अब वो मुंह दिखा रही है आंख बंद करके। क्यों देखिए, आज सोचते हैं तो हमको बड़ी हंसी आती है। वो नया नया बहुरिया के लोग देखे खाती कहाँ कहाँ से लोग आते थे, है ना, अब मुंह दिखाई देके जाते थे। अब कुछ दिन के बाद नया नया बहुरिया, है ना, ठीक है, अब घर में तांडव हो रहा है कहीं, या कहीं कुछ हो रहा है, अब एक ही घर की जीवन जीते जीते बोरिंग हो रहा है। नहीं, अजीब टाइप का एक माहौल बनता है नया नया में। तो बहुत वही बातें, नई नई चीजें आती हैं, है ना। लेकिन एक दिन आपके जीवन में कलेक्टर बनिए, राष्ट्रपति बनिए, बन जाए अच्छा बात है राष्ट्रपति। लेकिन 90% लोगों को सामान्य जिंदगी जीना है। एक दिन सुधा के दुकान पे फोन आईबे करेगा, 1 लीटर दूध लेते आई, है ना, और टमाटर नहीं खाया अइहा तो टमाटर ले लिया, है ना। 90%, 97% आबादी यही जिंदगी जी रही है ना। तो ड्रामा मत कीजिए, ठीक है। व्यवहारिकता को समझ, जहां से चले थे वहीं आ जाना। कतनो कूद फान कर लीजिए, वही ठीक था। क्या था? वही ठीक था। तो नई नई चीजें आती हैं, नई नई पैकेटिंग पैकेजिंग आती हैं। चिप्स खाइए, कुछ भी खाइए। आज पूरी दुनिया को हम लोग सलाह दे रहे हैं, पूरा गवर्नमेंट कैबिनेट बैठ के साथ में डिनर कर रही है कि आपको जागरूक किया जा सके कि आप मोटे अनाजों की तरफ क्या हुई।
नहीं। तो ये सब कुछ नया नया आता है, कुछ जोश रहता है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाता है। कलेक्टर की तैयारी करेंगे, 3 साल पढ़िए ना पहले। 3 साल में सारा जोश जो है ना, आ जाएगा ठिकाने, है ना। अस्थिर से कभी बैठ के पढ़े नहीं है, कभी जीवन में किताब ठीक से उठा के पढ़े नहीं। नहीं, पहले तो किताब बढ़िया से पढ़ने की आदत डालिए, है ना। शिक्षकों की बात सुनने की आदत डालिए। खाली अच्छा लिसनर, अच्छा स्पीकर, अच्छा लिसनर, बहुरा गए लिसनर स्पीकर सुनते सुनते। अच्छा रीडर, अच्छा लीडर भी तो होता है, कि कभी समझ ही नहीं पाए। तो रीड कीजिए चीजों को बढ़िया से। आज कॉलेजियम व्यवस्था को हम लोग क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। और ये बहुत कोई आज कोई पुरानी, माने 14 से अगर विवाद में है तो आज 22 में है हम लोग, 23 में। 7 कितना हो गया, 9 साल, 9 साल हो गए। समझने का प्रयास किए होते 9 साल पहले समझ गए होते, नहीं प्रयास किए तो 9 साल बाद समझे। वो हम नहीं देते इस पे सेमिनार, वो तो स्टूडेंट्स, एक दो स्टूडेंट्स हैं कि उनके मैसेज आए, सर देख लेते कॉलेजियम। एक बार नहीं, 2 बार आया। जब दोबारा आया तो उसी समय हमने बिना पढ़े बिना समझे पहले अनाउंसमेंट किया कि कॉलेजियम पे सेमिनार होगा, ताकि हम अब इस दिन को टाल नहीं सकेंगे। तो आपने मैसेज किया, आपने पूछा, हमने सबकी भला के लिए क्या किया, एक क्लास दे दिया कि सबको क्लियर हो जाए कॉलेजियम। हम जानते थे कि कॉलेजियम सबकी समस्या होगी। ये आसान है कि मुश्किल हमको नहीं पता, लेकिन आपकी अस्कतियापा के चलते ही सही, लेकिन कॉलेजियम को जब तक आपको टीचर के द्वारा डिस्कस नहीं किया जाए तब तक आप भी जानने का प्रयास नहीं करते। ठीक है। तो कॉलेजियम का तो मतलब आप समझ गए क्या होता है। और इसी के अंदर क्या था, एक समस्या थी जिसे हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। और कुछ मसले हैं, अगर देख लेते हैं क्या हमने दिया है। अच्छा, एक तो जो हम पहले बता दिया आपको कि कॉलेजियम व्यवस्था क्या है। तो कॉलेजियम भारत के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम जजों का एक समूह है। ये 5 लोग मिलकर तय करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कौन जज होगा। ये नियुक्तियां हाई कोर्ट से की जाती हैं, और सीधे तौर पर भी किसी अनुभवी वकील को हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया जा सकता है। और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति भी कॉलेजियम की सलाह से ही होती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और राज्यपाल शामिल होते हैं, जो हमने लेक्चर में क्या किया था, कोड किया था। ठीक है। तमाम सरकारें, वो चाहे जिस पार्टी की हो, चाहती है कि न्यायपालिका उनके एजेंडा का समर्थन करने वाली हो। ऐसा क्यों, इसे समझना क्यों जरूरी है। माने कोई भी पार्टी हो, वो क्या चाहती है कि न्यायपालिका मेरी एजेंडा का क्या करे, समर्थन करे। तो मैंने इसलिए कहा कि 80% मामले ऐसे हैं जिसमें सरकार खुद क्या है, इन्वॉल्व है। तो क्यों नहीं चाहेगी। 80% मामले में अगर सरकार इन्वॉल्व है, तो अगर उसका उस पर नियंत्रण होगा तो कम से कम 60% को तो ऐसे ही क्या कर लेगा, वो सॉर्ट आउट कर लेगा। अब समझ जाइए कि सरकार को कितना परेशानी हो रहा होगा सुप्रीम कोर्ट की वजह से। आप अपने हिसाब से कुछ भी लागू नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट देख रही है। हमें विश्वास है, भारत में एक विश्वास, चाहे जो भी उसके अंदर पारदर्शिता हो ना हो, सुधार की निश्चित रूप से गुंजाइश है, होनी चाहिए। लेकिन आज भी हम लोग कुछ भी छोटी सी बात को भी लेकर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो हम लोग सबको कोर्ट का ही रास्ता दिखाते हैं। एक विश्वास है कोर्ट पे आज भी, क्योंकि हम जानते हैं कि कोर्ट पे सरकार का नहीं चलता। कोर्ट बिल्कुल, न्यायपालिका बिल्कुल कार्यपालिका और विधायिका से अलग एक स्वतंत्र और एक स्वायत्त बॉडी है ना, जिसपे किसी का प्रेशर। जबकि हम जानते हैं कि लोअर कोर्ट में कुछ खरीद बिक्री होती होंगी, लेकिन फिर भी आम जनता में ये भरोसा है। चलिए, वहां नहीं होगा तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे तो तुमको हम सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे। और ये चलता रहता है सर, और ये हमारे विश्वास से है। तो अगर सरकार अपनी एजेंडा को फुलफिल कराने लगी, तो हमारे उस विश्वास का क्या होगा, जो हम कहते हैं एक दिन तुमको कोर्ट में देख लेंगे। कोर्ट में देखबे सरकार हमारे नुबा देख ली है।
है। ये बात जब आएंगी कोर्ट के अंदर तो ये सही नहीं होगा किसी भी न्यायपालिका व्यवस्था, किसी भी न्यायिक व्यवस्था के लिए नहीं होगा। तो आज हम लोग इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग समझते हैं कि कोर्ट आज भी कहीं ना कहीं भेदभाव रहित है, यानी उसमें भेदभाव नहीं किए जाते। न्यायपालिका माने न्यायपालिका में भेदभाव नहीं है। हाँ, वो जो सजा दिया जाता है उसके लिए भेदभाव जरूर है। मान लीजिए कि जैसा मामला होगा उसके आधार पर ना, मान लीजिए मर्डर हुआ है, एक वो जाके गोलियां मार दिया, ठीक है, तो वो तो मर्डर हो गया। आप हमको मारने आए, हमसे गोली चल गया और आप मारा गए, तो दोनों केस अलग अलग होगा ना। दोनों केस में रिजल्ट मृत्यु है, लेकिन दोनों केस में आपको सजाए मौत या उम्र कैद, जिसमें इंटेंशन आपका मर्डर करना था उसमें आपको उम्र कैद मिलेगी, जिसमें आपका इंटेंशन मर्डर करना नहीं था, एक्सीडेंटल था, है ना, उसमें आपको उम्र कैद नहीं दी जाएगी। तो भेदभाव हुआ ना, लेकिन कैसा भेदभाव? तार्किक भेदभाव। हमें पता है कि हमारा कोर्ट हमारे लिए, है ना, तार्किक तरीके से कुछ ना कुछ समस्या का समाधान रखी होगी, इसलिए हमको आज भी कोर्ट पे भरोसा है। सुधार की जहां तक बात है होनी चाहिए, अंकल कल्चर है खत्म होनी चाहिए, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था सरकार न लाए जिससे न्यायपालिका की जो स्वायत्तता है वो बाधित हो, वो भंग हो। नहीं, इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी से तय होगा कि आपके यानी आम नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाली संस्था न्यायपालिका को कौन और कैसे चलाएगा। कॉलेजियम व्यवस्था इसलिए समझना जरूरी है, इन व्यवस्थाओं को इसलिए समझना जरूरी है, आज चर्चा का विषय चल रहा है, इस पे आपका ध्यान रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आने वाले दिनों में, है ना, आम नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट करते आ रही है, उस सुप्रीम कोर्ट को कौन और कैसे चलाएगा। अगर गलती से भी सुप्रीम कोर्ट पर सरकार का नियंत्रण हो गया तो सरकार सिर्फ अपनी एजेंडा को क्या करेगी? स्थापित करेगी। और हम नागरिकों का जो अधिकार करने वाली जो संस्था, अधिकारों की रक्षा करने वाली जो संस्था है सुप्रीम कोर्ट, है ना, निश्चित रूप से हम ये चाहेंगे कि हमारी वो संस्था जो हमारे अधिकारों की रक्षा करती है वो किसी के नियंत्रण में ना जाए। और हमें ध्यान रखना इसलिए जरूरी है कि काल के गर्त में है कि आगे क्या होगा, हमारे अधिकारों की रक्षा करने वाली जो संस्था है न्यायपालिका, उसको कौन चलाएगा, उस पर नियंत्रण किसका होगा। फिलहाल तो कॉलेजियम सिस्टम से ही न्यायाधीशों की क्या होती है? नियुक्ति होती है। जो जजेज केस थे 1981, 1993, 1998, फाइनली स्थापित यही होता है कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश ही मिलकर सुप्रीम कोर्ट में कौन जज होगा और नहीं होगा का क्या करेंगे? निर्णय करेंगे। हम ये मानते हैं कि इसमें राष्ट्रपति के द्वारा ही सब फाइनली नियुक्ति होती है, लेकिन इनके ही सलाह क्या है? अनिवार्य है। शुरू में सलाह के तौर पे था, सहमति के तौर पे था, लेकिन धीरे धीरे इस कॉलेजियम की आधिपत्य सहमति से अधिकार की तरफ क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। अब ये सहमति नहीं है, अब सीधे निर्णय है और राष्ट्रपति को उसी को नियुक्त करना होगा जो कॉलेजियम जिसके पक्ष में मत देगा। बात समझ में आई? हम समझते हैं कि आप कॉलेजियम व्यवस्था समझ गए।